नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। नोएडा में मजदूरों की हिंसक प्रदर्शन आपने देख ही लिए होंगे। पहले तो प्रोटेस्ट चल रहा था सैलरी को लेकर के, सैलरी बढ़ाने को लेकर के, और कर्मचारियों के जो बाकी और मांगें थी उसको लेकर। फिर धीरे धीरे प्रदर्शन हिंसक हो गया, आगजनी होने लगी। आप देखिए, कुछ तस्वीरें देखिए आप, कुछ इस प्रकार से जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाया जाने लगा। इसके अलावा तोड़फोड़ की जाने लगी, फैक्ट्रियों में आग लगाई जाने लगी। इसके अलावा कंपनियों पर पथराव हुआ, शीशे वगैरह फोड़ दिए गए, गाड़ियों को जलाया जाने लगा। कुछ इस प्रकार की भी तस्वीरें देखने को मिली। यानी कुल मिलाकर के ये जो प्रदर्शन था वो हिंसक हो गया और इसमें बहुत लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि इसमें 350 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और उनसे सख्ती से पूछताछ जारी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे विदेशी ताकतों और विदेशी साजिशों का भी एंगल सामने आ रहा है। साथ में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के, उन्होंने कहा कि हम इस एंगल से भी जांच करेंगे। कर्मचारियों की मांगें भी मानी गई हैं। कर्मचारियों की क्या क्या मांगें थी और क्या मानी गई उसको आज की वीडियो में डिटेल में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ में इस चीज़ में जो साजिश का इशारा है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आज की वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ही जरूरी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको भी लगता है कि टेक्स्ट बुक आपके साथ फ्रॉड किया हुआ है, या टेक्स्ट बुक के साथ मतलब आप जुड़ करके ठगा ठगा महसूस कर रहे हो कि मतलब आपसे कहा गया कि अगर टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट देना है, टेक्स्ट बुक पास प्रो लो एसएससी बैंकिंग वगैरह के लिए। फिर जैसे अगर आपको नीट वगैरह लेना है, टेक्स्ट बुक पास प्रो एलाइट लो। इसके अलावा अगर पीडीएफ चाहिए तो टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लो। अलग अलग तरीके का होता था। इसके अलावा जब आप पेमेंट करने जाओ तो पता लगता था प्लेटफॉर्म फीस अलग से काट लिया जाता था। तो अब इन सब के लिए अब टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि इन सब की जगह पर अब आ गया है टेक्स्ट बुक पास। मतलब टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, पास एलाइट, ये सब खत्म करके अब टेक्स्ट बुक पास आ गया है। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पास लेना है। और हाँ, घबराइए मत, जो लोग ले चुके हैं मतलब एग्जिस्टिंग यूजर हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो के, पास प्रो मैक्स के या एलाइट के, उनको कुछ नहीं करना है। उनको सिंपली जाकर गूगल प्ले स्टोर से अपना ऐप अपडेट कर लेना है और उनके में ऑटोमेटिक ही यहाँ पर पास हो जाएगा, जितना भी वैलिडिटी बाकी होगी उसी हिसाब से। बाकी जो नए यूजर हैं उनको पास टेक्स्ट बुक पास लेना है। अब सिर्फ एक पास रहेगा, वो सभी एग्जाम के लिए रहेगा। बिल्कुल आपको टेंशन मुक्त हो जाना है, क्योंकि इसी में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 1000 से ज़्यादा एग्जाम्स के। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए तो वो सब भी मिल जाएंगे। इसके अलावा सभी एग्जाम्स को कवर करता हुआ ये रहेगा, चाहे आप एसएससी, यूजीसी नेट, बैंकिंग, आरआरबी, रेलवे के और यूपीएससी के, नीट के, किसी के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबका मॉक टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ टेक्स्ट बुक पास में मिलेगा। मतलब अब एक टेक्स्ट बुक पास और रहो बिंदास, है ना। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के रजिस्टर कीजिए। और अगर आप पहले से यूजर हैं तो आपको सिंपली मोबाइल को ऐप को अपडेट कर लेना है। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो देखिए हुआ क्या कि अभी 12 अप्रैल से सुगबुगाहट शुरू हो रही थी और 13 और 14 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, या जिसे कहते हैं नोएडा, वहां पर हिंसा भड़क गई। हिंसा कैसे भड़की? पहले शुरुआत में प्रोटेस्ट हो रहा था मजदूरों को लेकर के। मजदूर कर्मचारी वेतन वृद्धि को लेकर के अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। शुरुआत में शांतिपूर्वक प्रदर्शन था। ये 12 तारीख को भी बुलाया गया था, लेकिन समझा बुझा करके 12 तारीख को भेज दिया गया था। लेकिन अचानक से 13 तारीख को ये लोग आए और उसके बाद फिर उसी के बीच में कुछ उपद्रवी भी आए और फिर प्रोटेस्ट हिंसात्मक हो गया। मतलब उसमें से पत्थरबाजी चलने लगी, आगजनी होने लगी और फैक्ट्रियों पर पत्थर मारे जाने लगे, कई के गेट तोड़ दिए गए, शीशे तोड़ दिए गए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलनी शुरू हो गई 13 और 14 तारीख को। इनकी मांगें क्या क्या थी? देखिए एक्चुअल में हुआ कि क्या कि अभी 1 अप्रैल से हरियाणा में गुरुग्राम में खास करके जो लेबर काम करते थे, जो एम्प्लॉयज़ काम करते थे, उनकी सैलरी में इजाफा किया गया। अब वही मांग लेकर उत्तर प्रदेश में लोग प्रोटेस्ट करने लगे। तो उत्तर प्रदेश में ये होने लगा कि भाई हाँ भी सैलरी बढ़ाई जाए। नोएडा में गाजियाबाद में इन सेक्टर्स में यहाँ पर कहा जाने लगा, जो एम्प्लॉयज़ थे उनके द्वारा, कि भाई हमारी भी सैलरी बढ़े और कुछ और भी जो तकलीफ़ें हैं उनकी उसको लेकर के बढ़ाने को कहे। कि जैसे ओवर टाइम कराते हैं तो ओवर टाइम का दोगुना वेतन मिले, साथ ही साथ में हफ्ते में 1 दिन का रेस्ट मिले, 7 दिन खटा रहे हो। तीसरी बात यह कि वेतन बहुत कम दे रहे हो और महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर से जो बैचलर हैं, जो खुद जा कर के वहाँ पर रहते हैं, वो छोटे छोटे सिलेंडर लेते हैं, जो 5 लीटर वाला पेट्रोमैक्स टाइप वाला होता है, वो वाला लेकर सिलेंडर रहते हैं। अब उसमें फुटकर में गैस भराना होता है। जब वो फुटकर में गैस भराने जाते हैं तो पता लगता है अभी वर्तमान समय में 300-300 रुपये, 500-500 रुपये 1 किलो गैस भरी जा रही है।
तो स्टूडेंट के लिए और जो अभी मतलब जो एक प्रकार से इंडिविजुअल रहते हैं या जो मतलब परिवार के साथ नहीं रहते हैं, ऐसे बैचलर के लिए बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात है। आप सोचो अगर 3 लीटर वो गैस भराता है तो 5-1500 रुपये उसके गैस के केवल जा रहे हैं। जिसके पास जो फैमिली के साथ रहते हैं वो बड़ा सिलेंडर लिए हैं अगर, तो उनका मान लो अगर कनेक्शन कराए हुए हैं तो थोड़ा बहुत लेट मिल रहा है, लेकिन मिल जा रहा है कम से कम 1000 रुपये में, 1200 में मिल जा रहा है। लेकिन इन लोग का जो छोटे सिलेंडर लेकर जो अगर अकेला रह रहा है बंदा या रूम पार्टनर के साथ रह रहा है, छोटा सिलेंडर है और फुटकर में गैस भरा रहा है, उनके लिए सबसे बड़ी तकलीफ है। तो अब ऐसे में बात ये आती है कि यार सैलरी मिलनी है 11 से 13 हज़ार के बीच में, उसी में पता लग रहा है कि गैस भरवाने का इतना चला जा रहा है खर्च, और वो गैस भी जो 2 लीटर 3 लीटर भरा करके लाते हैं 2 किलो 3 किलो, वो पूरा महीना चलता भी नहीं है अगर 2 लोग हैं तो। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई महंगाई बढ़ती जा रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, तो इसलिए ये लोग मांग रख रहे थे। लेकिन होता है ना, जब भी कोई मौका मिलता है, क्योंकि देखो देश के अंदर भी देश के विरोधी बहुत सारी ताकतें लगी हुई हैं, है ना। जैसे हमारे बहुत सारे धुरंधर पाकिस्तान में हैं, ऐसे पाकिस्तान के भी यहाँ पर कुछ छछुंदर हैं, है ना, उनको वही कहेंगे। तो ये लोग भारत में भी ऐसी साजिशें, ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं कि भाई कोई भी ऐसा चीज़ आए और उसी में फिर उसको उग्र कर दिया जाए जिससे देश अनस्टेबल हो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, उसको आज की वीडियो में भी आगे आएगा, आप देखोगे। लेकिन पहले तो हम लोग विस्तृत रूप से इनकी मांगें देख लेते हैं मजदूरों की, एम्प्लॉयज़ की, उसके बाद उसकी मांगें क्या क्या मानी गई हैं, क्योंकि सरकार द्वारा प्रमुख मांगें मान ली गई हैं, उनको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे उस एंगल पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मजदूर संगठनों ने क्या मांग की कि सभी कर्मचारियों को हरियाणा सरकार की तर्ज पर ही बढ़ा हुआ वेतन दिया जाए, ओवर टाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाए, सभी श्रमिकों को साप्ताहिक छुट्टी मतलब हफ्ते में 1 दिन छुट्टी दी जाए, बोनस का भुगतान नियमों के मुताबिक किया जाए, महिला कर्मचारियों के साथ जो उत्पीड़न होता है ऑफिसेज में, ये सब में ये कम हो और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए, वर्क प्लेस पर शिकायत दर्ज करने की उचित व्यवस्था हो, जो प्रतिनिधि कर्मचारी विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। ऐसा नहीं है कि आप पहचानना शुरू कर दो कि जो प्रोटेस्ट में आए हो बेटा अब आना, अब आओगे तो पहले तुमको टर्मिनेशन लेटर देंगे, थमाएंगे, कहेंगे कि जाओ यहाँ से, तो ये नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें मैनेजमेंट की तरफ से सहमति दर्ज की गई कि भाई शांत हो जाओ, हम आपकी ये मांगे मान ले रहे हैं। जैसे 11 अप्रैल 2026 से ओवर टाइम का भुगतान दोगुनी दर से किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है, किसी कारणवश आपसे 12 घंटे काम करा लिया जाता है, तो 4 घंटे का दोगुने की दर से आपको वेतन मिलेगा। सभी को वीकली ऑफ दिया जाएगा, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी रहेगी। अब देखो हफ्ते में 1 दिन छुट्टी का मतलब आप ये मत समझना कि संडे को ही छुट्टी मिलेगी, क्योंकि कई बार जैसे मान लो कि कोई जैसे शॉपिंग मॉल है ना, या मूवी थिएटर वगैरह है। अब शॉपिंग मॉल में जो कर्मचारी काम कर रहे होंगे तो उनके लिए तो संडे को सबसे ज़्यादा भीड़ होती होगी, क्योंकि संडे को लोग वीकेंड रहता है, छुट्टी रहती है, अमूमन तो संडे को और ज़्यादा लोग अपनी फैमिली को लेकर के शॉपिंग मॉल हो, रेस्टोरेंट्स हो, इन सब जगह पर आते हैं। तो उनको हो सकता है मंगलवार को या मंडे को दे दिया जाए छुट्टी, है ना, या सैटरडे को छुट्टी दे दिया जाए या फ्राइडे को दे दिया जाए। मतलब हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलेगी, ये नहीं निश्चित कि कौन से दिन मिलेगी, ठीक है। सभी को नियमों के मुताबिक, या ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो कि अगर कोई छोटी कंपनी है, उसमें मान लीजिए 10-12 एम्प्लॉय हैं, तो कुछ एम्प्लॉय को आज दे दिए छुट्टी, फिर कुछ एम्प्लॉय को अगले दिन दे दिए, जिससे काम भी चलता रहे और हफ्ते में रोटेशन वाइज छुट्टी भी मिल जाए। सभी नियमों के मुताबिक 30 नवंबर तक बोनस का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाएगा। बोनस जो मिलता है वो बोनस भी दिया जाएगा सबको। इसके अलावा देखिए उनका दोगुनी दर से अगर एक्स्ट्रा काम पर बुलाया जाता है तो ये दिया जाएगा। कारखाने में वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की शिकायत के लिए समिति का गठन होगा और हर महीने के अंत में इसकी बैठक होगी। सभी कारखानों में शिकायत पेटी रखी जाएगी, जिससे कर्मचारी अपनी शिकायत गुपचुप तरीके से वहां पर डाल सकें। बैठक में जितने प्रतिनिधि शामिल हैं उन्हें बिना किसी नोटिस के काम से नहीं निकाला जाएगा, अगर और जिला प्रशासन की अनुमति से ही कार्रवाई की जाएगी। मैनेजमेंट इस आंदोलन से जुड़े जो भी कर्मचारी हैं और प्रतिनिधि हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लेगा, ये बात की भी इंश्योरिटी दे रहा है। लेकिन अब एक्शन नहीं लेगा और काम कितना बढ़ा देगा वो सब वहाँ देखने वाली ही बात होगी। खैर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यहाँ पर कर्मचारियों के वेतन को लेकर के वृद्धि की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3000 तक सैलरी बढ़ाई है। जैसे जो अकुशल श्रमिक हैं उनको 11,313 सैलरी मिलती थी प्रतिमाह, अब इनको 13,690 रुपये मिलेगी। अर्धकुशल जो होंगे हाफ स्किल वाले 12,445 पाते थे, 15,059 रुपये पाएंगे। कुशल जो श्रमिक हैं स्किलफुल लेबर उन्हें 13,940 मिलता था, इन्हें बढ़ाकर 16,868 किया गया है।
ऐसे ही ये तो देखिए, ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद का है। नगर निगम वाले जिलों में इतना किया गया है ना, और अन्य जिलों में इतना किया गया है कुशल, अकुशल, अर्धकुशल के लिए। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 2026 से ही लागू मान लिया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों की या कहें मजदूरों की, एम्प्लॉयज़ की मांगे मान ली है। अब जब ये मांगे मान ली गई, जो कि बहुत जल्दी ही मांग ली गई थी, उस दिन जैसे ही प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ, उसी दिन शाम आते आते न्यूज़ आई कि हाँ भाई मान ली गई। फिर भी दंगे हो रहे थे और फिर भी ये प्रोटेस्ट जो है हिंसात्मक हो रहा था। इस बात को लेकर के फिर चिंता बढ़नी शुरू हुई। फिर ये देखा जाने लगा कि भाई ये शुरू कहाँ से हुआ, इसकी तलाश करो। तो पता ये चलने लगा कि अचानक 2 से 3 दिन पहले अचानक से बहुत सारे ग्रुप्स बनने लगे थे, व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे थे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में एम्प्लॉयज़ को, लेबर को जोड़ा जा रहा था लगातार इस आंदोलन को करने के लिए, जो भी लोग जुड़े हैं। उसके बाद उसमें भड़काऊ पोस्ट आ रहे थे, कई व्हाट्सएप चैट वायरल हुए हैं कि भाई लाल मिर्च लेकर जाओ, लाल मिर्च का वो पाउडर लो, ज़्यादा फेंको। इसके अलावा ये कहा गया बियर की बोतल खरीदो और उसमें पेट्रोल भरो, उसके फेंको। मतलब ऐसे ऐसे व्हाट्सएप चैट्स लीक हुए हैं और 50 से ज़्यादा एक्स अकाउंट, एक्स हैंडल, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, की जा रही है, जो लोग जिन पर उकसाने के आरोप लगे हैं। मतलब कि जब हिंसा शुरू हुई है तो वो उसको और भड़का रहे थे, है ना। और 10 से ज़्यादा ऐसे ग्रुप हैं जो सुनियोजित तरीके से ये पूरा मतलब उसमें लाइव अपडेट दे रहे थे, भाई क्या करना है, कैसे करना है, इस वाले गेट पर नहीं उस वाले गेट पर जाओ। मतलब हिंसा को भड़काने के लिए पूरा का पूरा ऑपरेशन चल रहा था कि पूरा अच्छे तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था, एक प्रकार सुनियोजित तरीके से। तो इस चीज़ को लेकर गहन जाँच हो रही है और इसमें पुलिस प्रशासन जो है ये कह रही है कि इसमें विदेशी ताकतें भी शामिल हो सकती हैं। अभी 3 से 4 दिन पहले ही मेरठ और कई अन्य जिलों में, लखनऊ में भी 4 से ज़्यादा आतंकी पकड़े गए हैं। तो ऐसे में पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी इस एंगल से भी इस चीज़ को लिंक करके भी जांच कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी साजिश का इशारा हो सकता है। देखिए, खुद यूपी पुलिस के डीजीपी जो हैं राजीव कृष्णा, इन्होंने एक संकेत दिए हैं कि एक बड़ी साजिश का ये हिस्सा था, एक बड़ी साजिश ये चल रही थी। और श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि भाई इसमें भी सुनियोजित साजिश थी, विदेशी ताकतें हो सकती हैं, पाकिस्तान कनेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ इन्होंने विपक्ष की पार्टियों पर भी आरोप लगाए कि वो भी इसमें हो सकता है, इसमें कुछ ना आग में घी डालने का काम किए हों और ये साजिशन, ये चीज़ करवाए हों। क्यों? इसके पीछे इन्होंने तर्क ये दिया कि अभी आने वाले दिनों में मुजफ्फरनगर के साइड में या कहीं पश्चिमी साइड में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की रैलियां होनी हैं चुनाव को लेकर के। तो उन रैलियों को खराब करने का भी ये साजिशन हो सकता है कि यहाँ पर दंगे वगैरह या हिंसा भड़का दो और उसके बाद से फिर वहाँ पर जब रैली होगी तो वो उसमें डैमेज होगा। तो एक प्रकार से पॉलिटिकल भी यहाँ पर एंगल देखा गया है, बताया गया है, आरोप लगाया गया है अनिल राजभर द्वारा। और यहाँ पर विदेशी ताकत या आतंक का एंगल को लेकर के भी जांच एजेंसियां, पुलिस जांच कर रही हैं। वहीं पर अभी बनारस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि लखनऊ में जो आतंकी पकड़े गए थे, उन्होंने बनारस में एक डॉक्टर का वो बताया कि एक डॉक्टर का बेटा है बेसिकली, उनके यहाँ अभी एसटीएफ ने छापेमारी की है और उनके यहाँ जो डॉक्टर, एक नामी गिरामी डॉक्टर है, उनका हॉस्पिटल भी है, उनका जो बेटा है उसके लैपटॉप और बाकी चीज़ों को लेकर 7 घंटे ज़्यादा पूछताछ हुई और उन सभी चीज़ों को पुलिस लेकर के अपने पास गई है फॉरेंसिक्स के लिए। मतलब वहाँ पर पाकिस्तान से लगातार वार्तालाप होने के, लगातार उनसे कांटेक्ट होने के उस लड़के पर अभी आरोप आए हैं। तो यहाँ पर मैं नाम वगैरह नहीं अभी बताऊंगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें होने बाकी है। जब तक कुछ सामने ना आ जाए तब तक यहाँ पर नाम लेना और किसी को डिफेम करना सही नहीं होगा। तो लेकिन आप ये जानिए कि एक फिर से वही डॉक्टर वाला एंगल फिर से आ रहा है जिसके तार बनारस से जुड़ते हुए देखे जा रहे हैं। तो खैर, ये सब चीज़ें चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो मजदूरों का आंदोलन था, ये बस केवल आंदोलन ही मात्र था या फिर इसका कोई पॉलिटिकल भी कनेक्शन था? या फिर आप ये मानते हैं कि मजदूरों ने प्रदर्शन किया तो ठीक है, वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बीच में उसमें कुछ ऐसे अराजक तत्व घुस आए जिन्होंने इसको और हिंसात्मक बना दिया, इसको नेक्स्ट लेवल पर जाने की वो कोशिश में थे कि इसको नेक्स्ट लेवल पर हिंसा को ले जाया जाए जिससे देश भर में ऐसे दंगे वगैरह फैले? तो आप इस पर क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाने से पहले एक बार फिर से टेक्स्ट बुक का पास लीजिए, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं वहां से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।